नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक कला, उसी टॉपिक का अगला पार्ट है। देखिए, हमने इससे पहले जहां क्लास छोड़ी थी लोक कला की, वो गोदना थी। गोदना के आगे अगली जो लोक कला है वो है पथवारी। देखिए दोस्तों, पथवारी पथ रक्षक गांव के बाहर पथ रक्षक स्थल के रूप में या किसी देवता के रूप में जिस स्थान की पूजा की जाती है वो पथवारी कहलाता है। पथवारी स्थान पर काला गोरा भैरव जी की आकृतियां होती हैं। कावड़िया वीर श्रवण कुमार के चित्र भी बने होते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पथवारी की पूजा की जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि असमर्थता के कारण, अर्थात तो बहुत गरीब लोग हैं जो हरिद्वार या गंगा जी नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने जो मृतकों के जो फूल हैं वो पथवारी पर ही चढ़ा देते हैं। तो देखिए, गांव के बाहर पथ रक्षक स्थल के रूप में, गांव के बाहर पथ रक्षक स्थल के रूप में जिस स्थान की पूजा की जाती है, जिस स्थान की पूजा की जाती है वो क्या कहलाता है? पथवारी। गांव के बाहर पथ रक्षक स्थल के रूप में जिस स्थान की पूजा की जाती है वो क्या कहलाती है? पथवारी कहलाती है। पथवारी पर काला गोरा भैरू जी और कावड़िया वीर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पथवारी की पूजा की जाती है और असमर्थता के कारण कुछ लोग मृतक के फूल पथवारी पर ही चढ़ा देते हैं। सीधा सा है, पथवारी पथ रक्षक देवी होती है और मुख्य रूप से तीर्थ यात्रा पर जो लोग जाते हैं वो इसकी पूजा करते हैं। दोबारा देखिए, गांव के बाहर पथ रक्षक स्थल के रूप में जिस स्थान की पूजा की जाती है वो पथवारी कहलाता है। पथवारी पर काला गोरा भैरू जी और कावड़िया वीर श्रवण कुमार के चित्र भी बनाए जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले लोग पथवारी की पूजा करते हैं और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो जो गरीब हैं या असमर्थ हैं, तो असमर्थता के कारण कुछ लोग मृतक के फूल पथवारी पर ही चढ़ा देते हैं। अगली लोक कला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फड़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। फड़ क्या होती है? कपड़े की बनी होती है। कपड़े की भी रेजी और खादी की बनी होती है। और देखिए किस तरह से बनी होती है। ये लकड़ी होती है, ये लकड़ी रही, और ये इस तरह से फड़ होती है। ये लकड़ी की बनी होती है, ये कपड़ा होता है। ये इस तरह से फड़ का ये उनका चित्रांकन होता है, जो चित्र होते हैं, जो कुछ भी जिसको बांसना नहीं होता है तो यहां फोल्ड करके उस लकड़ी तक उसको रख देते हैं। तो दोबारा देखिए, फड़ कपड़े की बनी होती है और मुख्य रूप से जिस कपड़े का फड़ बनाने में प्रयोग किया जाता है वो रेजी या खादी का कपड़ा होता है। और मुख्य रूप से फड़ में लोग देवताओं के गुणों की प्रशंसा या उनके गुणों का बखान चित्रों के माध्यम से किया जाता है। आपने जवाहर कला केंद्र में देखा होगा कि फड़ इस तरह से लगा दी जाती है। रात को बोफा लालटेन लिए खड़ा होता है और बोफी घूंघट निकाल करके बोफा जहां चित्र प्राप्त रहेगा उसी चित्र को गाने गाकर उसकी गुणों की बखान करते हैं। कभी देखना जवाहर कला केंद्र में। तो मुख्य रूप से लोक देवताओं के गुणों की प्रशंसा फड़ चित्र में होती है। लोक देवताओं के अतिरिक्त धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक गाथाओं पर भी फड़ चित्र बनाए जाते हैं। राजस्थान में फड़ चित्रण का जो प्रमुख केंद्र है वो भीलवाड़ा का शाहपुरा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य केंद्र हैं वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। देखिए, फड़ कपड़े की बनी होती है, कपड़े में भी रेजी एवं खादी के कपड़े की बनी होती है। फड़ में लोक देवताओं के गुणों की प्रशंसा चित्रों के माध्यम से होती है। चित्रों के माध्यम से की जाती है। लोक देवताओं के अतिरिक्त धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक गाथाओं पर भी फड़ चित्रण होता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र शाहपुरा है। और शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा का। तो राजस्थान में फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा। अन्य केंद्र हैं भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। पुनः देखिए, फड़ कपड़े की बनी होती है, कपड़े में भी रेजी और खादी के कपड़े की।
फड़ में लोक देवताओं के गुणों की प्रशंसा, लोक देवताओं के गुणों का बखान या प्रशंसा चित्रों के माध्यम से की जाती है। लोक देवताओं के अतिरिक्त धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक गाथाओं पर भी फड़ चित्रण किया जाता है या फड़ बनाई जाती है। राजस्थान में फड़ चित्रण का जो प्रमुख केंद्र है वो भीलवाड़ा का सापरा है। सापरा के अतिरिक्त अन्य जो केंद्र हैं वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। क्लियर? आगे देखिए, सापरा में फड़ चित्रण का कार्य, सापरा में जो फड़ का चित्रण करते हैं, फड़ जो बनाते हैं, सापरा में फड़ चित्रण का कार्य जोशी जाति के छिपे करते हैं, जोशी जाति के छिपे करते हैं और इनको क्या कहते हैं? चितेरा। जो फड़ चित्रण का कार्य करते हैं उन कलाकारों को चितेरा कहते हैं। तो सापरा में जो फड़ चित्रण होती है वो किस जाति के छिपे करते हैं? जोशी जाति के छिपे, और इनको क्या कहते हैं? चितेरा। सापरा का श्रीलाल जोशी सापरा का श्रीलाल जोशी बहुत बड़ा फड़ चितेरा था। बहुत बड़ा फड़ चितेरा था, बहुत लोकप्रिय, और इन्होंने कई फड़ चित्रित किए। जैसे श्रीलाल जोशी द्वारा चित्रित जो प्रमुख फड़ है वो देखिए आप, अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज, संयोगिता हरण, हल्दी घाटी, पद्मिनी जौहर, शिवाजी, देवनारायण की फड़, गोगा जी की फड़, गणगौर की सवारी, ये सारे फड़ चित्रण सापरा के श्रीलाल जोशी के हैं। दोबारा देखिए, फड़ चित्रण का कार्य सापरा में जोशी जाति के छिपे करते हैं और इन कलाकारों को चितेरा कहा जाता है। श्रीलाल जोशी सापरा के बहुत बड़े फड़ चितेरे थे। इन्होंने निम्न विषयों पर फड़ों का चित्रण किया: अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज, संयोगिता हरण, हल्दी घाटी युद्ध, पद्मिनी जौहर, शिवाजी, देवनारायण जी की फड़, गोगा जी की फड़ और गणगौर की सवारी, ये सभी फड़ श्रीलाल जोशी द्वारा बनाई गई थी। अगला देखिए, प्रदीप मुखर्जी, ध्यान से देखना, प्रदीप मुखर्जी श्रीलाल जोशी के शिष्य हैं। प्रदीप मुखर्जी श्रीलाल जोशी के शिष्य हैं। और प्रदीप मुखर्जी ने क्या किया? इन्होंने परंपरागत
राजस्थान के परंपरागत लोक गाथाओं के स्थान पर धार्मिक आख्यानों पर फट चित्रित किए। इन्होंने राजस्थान की पारंपरिक लोक गाथाओं, राजस्थान के प्रारंभिक लोक गाथाओं के स्थान पर धार्मिक आख्यानों पर फट चित्रण किया है। जो राजस्थान की पारंपरिक लोक गाथाएं थी, जैसे लोक देवता हैं, इनको छोड़ करके इन्होंने धार्मिक आख्यानों पर, जैसे देवता हैं उन पर फट चित्रण किया। जैसे उदाहरण के लिए भगवद गीता पर फट चित्रण, गीत गोविंद पर फट चित्रण, ये जयदेव का ग्रंथ है। रामचरितमानस पर, आदि पर फट चित्रण। और इन्होंने रामचरितमानस पर 108 लघु फट चित्र बनाए हैं। तो प्रदीप मुखर्जी श्रीलाल जोशी के शिष्य हैं और इन्होंने लीक से हटकर के जो राजस्थान के पारंपरिक लोक गाथाएं थी उनके स्थान पर धार्मिक आख्यानों पर आधारित फट चित्र बनाए। जैसे भगवत गीता पर फट चित्र बनाए, गीत गोविंद जो संगीत ग्रंथ है जयदेव का, उस पर फट चित्र बनाया। रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है उन पर फट चित्र बनाए। और उन्होंने रामचरितमानस पर 108 लघु फट चित्र बनाए। तो उन्होंने जो परंपरा थी उससे हट करके धार्मिक कथाओं पर, धार्मिक आख्यानों पर फट चित्र तैयार किए हैं। शाहपुरा के कन्हैयालाल जोशी की पत्नी पार्वती देवी राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी। शाहपुरा के कन्हैयालाल जोशी की पत्नी पार्वती देवी राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की प्रथम महिला फट चित्रकार थी। इसी क्रम में अगला आपका क्वेश्चन हो सकता है कि प्रथम पुरुष फट चित्र कौन था। तो शाहपुरा के पंचानजी जोशी प्रथम पुरुष फट चित्रकार थे। देखिए, शाहपुरा के कन्हैयालाल जोशी की पत्नी पार्वती देवी भारत की प्रथम महिला फट चित्रकार थी। इसी प्रकार शाहपुरा के पंचानजी जोशी प्रथम पुरुष फट चित्रकार थे। नेक्स्ट देखिए,
रामलाल और पतासी देवी ने, रामलाल भोपे और पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन पर फटचित्र तैयार किया। रामलाल और पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन पर फट चित्रकार किया और इस फट का वाचन कहां हुआ? इसका वाचन हुआ अमेरिका में। तो भोपे रामलाल और पतासी देवी ने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन पर फट चित्र बनाया और उसका वाचन कहां हुआ? अमेरिका में उसका वाचन हुआ, भारत में नहीं। कहां हुआ? अमेरिका में। राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक घटना पर, राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक घटना पर राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक घटना पर हाड़ी रानी पर फट चित्र बनाया गया था। यानी कि राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फट कौन सी है? हाड़ी रानी। तो राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक घटना पर किसका चित्र बनाया? हाड़ी रानी पर फट चित्र बनाया गया। और हाड़ी रानी कौन थी? इसका वास्तविक नाम था सलह कंवर, सहल कंवर या सलह कंवर। और ये सलोमर के रावत रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी और बूंदी के संग्राम सिंह की बेटी थी। और आपको पता होगा कि जब महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने जा रहे थे तो उसी समय औरंगजेब का आक्रमण हुआ था। चूंकि रतन सिंह चुंडावत राज सिंह के सामंत थे और उनके आदेश पर विवाह के दूसरे दिन औरंगजेब के सेना से उन्हें लड़ने जाना पड़ा। और जब जाते वक्त उन्होंने अपनी नई दुल्हन से निशानी के रूप में कुछ मांगा तो उन्होंने अपना सिर काट करके दे दिया था। और इसी पर एक कविता भी लिखी गई, सेनानी नामी कविता थी। ठीक है, वो इतिहास की बात है, इतिहास में आपने पढ़ लिया होगा। तो पहली ऐतिहासिक घटना हाड़ी रानी पर, पहली ऐतिहासिक जो फट थी वो हाड़ी रानी की घटना पर तैयार की गई थी। फट का वाचन कौन करते हैं? भोपे करते हैं। फट का वाचन कौन करते हैं? भोपन, भोपे। चतुर्मास में फट का वाचन नहीं होता क्योंकि इस समय देवता सो जाते हैं। आपको ध्यान होगा, देखिए ध्यान से देखिए, चतुर्मास की बात बता रहा हूं मैं। चतुर्मास में फट का वाचन नहीं होता क्योंकि आषाढ़ शुक्ला एकादशी को भगवान विष्णु हमेशा के 4 महीने के लिए सो जाते हैं और उसके बाद वो देव उठनी जो 11 से होती है, कार्तिक शुक्ला 11 को, उस समय भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से उठते हैं और वहीं से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो जो 4 महीने हैं जहाँ देव सो जाते हैं उस समय फट का वाचन नहीं किया जाता। फट में के जो प्रमुख रंग हैं, प्रमुख रंग हरा और लाल होता है। ये खलनायक का चित्रण इसमें किया जाता है और जो नायक होता है उसका चित्र लाल रंग में किया जाता है। तो दोबारा देखिए, रामलाल और पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन पर फट चित्र तैयार किया था, उसका वाचन अमेरिका में हुआ था। राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक घटना पर आधारित फट हाड़ी रानी की फट है और फट का वाचन कौन करते हैं? भोपा लोग करते हैं। चतुर्मास में फट का वाचन नहीं होता क्योंकि आषाढ़ शुक्ला एकादशी
को ये देव सैन्य आती है एकादशी, तो उस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। फिर कार्तिक शुक्ला जो 11 आती है, देव उठनी 11, उसको 4 माह की निद्रा से उठते हैं। उसके बाद हम दोबारा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। फड़ में जो प्रमुख रंग है वो हरा और लाल होता है। हरा जो रंग है उसमें खलनायक का चित्रण होता है और लाल रंग में नायक का चित्रण होता है। आगे देखिए, फड़ जब फट जाती है, क्योंकि कपड़े की बनी होती है, फड़ के फट जाने पर उसको मतलब अधिकांशतः पुष्कर झील में उसका विसर्जन कर दिया जाता है। फेंकते नहीं है उसको किसी गंदी जगह पर या कहीं भी, फटने के बाद में उसको इकट्ठा करके और पुष्कर झील में उसका विसर्जन कर दिया जाता है। इसे कहते हैं फड़ का ठंडा होना। फड़ के फट जाने पर पुष्कर झील में उसका विसर्जन कर दिया जाता है। और इस प्रथा को क्या कहते हैं? फड़ का ठंडा होना। तो जब फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो कपड़ा है वो फट जाता है, तो उसे फेंकते नहीं है बल्कि उसको इकट्ठा करके पुष्कर झील में उसको बहा देते हैं, उसका विसर्जन करते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? फड़ का ठंडा होना। प्रमुख फड़ देखिए कौन कौन सी हैं। पहले लेते हैं हम देव नारायण जी की फड़। पहले देखिए देवनारायण जी की फड़। तो दोस्तों, देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोक देवता हैं, ठीक है। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी, लगभग 52 हाथ की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की मानी जाती है। सर्वाधिक गाथाओं वाली फड़, कहानियों वाली फड़ भी देवनारायण जी की मानी जाती है। और सबसे छोटी फड़ भी, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की फड़ होती है। क्योंकि दोस्तों देखिए यहां पर आप कि भारतीय डाक विभाग ने 1992 में देवनारायण जी पर 2x2 का 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ये डाक टिकट था। तो 1992 में देवनारायण जी पर 2x2 का 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ये डाक टिकट ही सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। इनका एक फड़ चित्तर, देवनारायण जी का एक फड़ चित्तर जर्मनी के संग्रहालय में भी है। और देवनारायण जी का जो घोड़ा है, देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर, देवनारायण जी का जो घोड़ा का नाम लीलागर, उसको हरे रंग में चित्रित किया गया है।
हरे रंग में। तो दोबारा देखिए, क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की, और कहते हैं कि 52 हाथ की फड़ मानी जाती है। सबसे प्राचीन फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। सर्वाधिक कहानी और गाथाओं वाली फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे छोटी फड़ भी किनकी है? देवनारायण जी की, क्योंकि 1992 में भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी पर 2x2 का 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था, और ये डाक टिकट ही सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। इनका एक फड़ चित्र जर्मनी के संग्रहालय में भी है, और इनका घोड़ा जो है उसे लीलागर कहते हैं, और वो हरे रंग में चित्रित किया गया था, और देवनारायण जी का फड़ का चित्रित श्रीलाल जोशी ने ही किया था। दूसरी फड़ देखिए, पाबूजी की फड़। दोस्तों, पाबूजी पंचवीरों में से एक थे। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, और पाबूजी की फड़ सभी फड़ों में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। देवनारायण जी का फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्यंत्र के साथ करते हैं। उसी तरह से पाबूजी की फड़ जो सबसे लोकप्रिय फड़ है, इसका वाचन नायक जाति के भोपे रावण हत्ते वाद्यंत्र के साथ करते हैं। लीलागर जो घोड़ा था देवनारायण जी का, उनको हरे रंग में चित्रित किया गया है, लेकिन पाबूजी की घोड़ी जो केसर काल में थी उसे काले रंग में चित्रित किया गया था। तो देखिए, पहला पंच पीरू में से एक, पहला पॉइंट। इनकी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया जाता है। पांच फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी। सबसे लोकप्रिय फड़ 5 फीट चौड़ी 30 फीट लंबी फड़ मानी गई है। इस फड़ का वाचन, क्योंकि फड़ रात को बांची जाती है, पढ़ी नहीं जाती, बांच जाती है, इस फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे बहुत बार क्वेश्चन आ गया, रावण हत्ता पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। जबकि देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, और ये किस रंग में चित्रित की जाती है? काले रंग में ये चित्रित की जाती है। और फड़ का वाचन कब करते हैं? जब मन्नत पूरी हो जाती है
तो लोग फट का वाचन कराते हैं। जैसे कोई मन्नत आपने मांगी वो पूरी हुई तो रात में इसका वाचन करवाते हैं। तो देखिए, पाबूजी पंच पीरू में से एक थे। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की मानी जाती है। इसकी चौड़ाई 5 फीट होती है और लंबाई 30 फीट होती है। इसका वाचन नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, जबकि देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। देवनारायण जी के घोड़े को हरे रंग में चित्रित किया गया जाता है, जबकि पाबूजी की जो घोड़ी है, पाबूजी का वाहन जो है, उनकी घोड़ी केसर कालमी, इनको काले रंग में चित्रित किया जाता है। तीसरे देखिए, रामदेव जी की फड़। दोस्तों, रामदेव जी भी पंचवीरों में से एक थे, जिनका विशाल मंदिर जैसलमेर के पोखरण के रूणीचा में है, जिनको रामदेव राय बोलते हैं। रामदेव जी की फट जैसलमेर और बीकानेर में सर्वाधिक लोकप्रिय है और इसका वाचन भी कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ करते हैं। इस फड़ का चित्रण चौथमल जोशी ने किया था। तो देखिए, पंचपीरू में से एक ये फड़ जैसलमेर और बीकानेर में लोकप्रिय है। इसका वाचन कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इस फड़ का चित्रण चौथमल जोशी ने किया था। तो देखिए, रामदेव जी की फड़ देखिए दोबारा। रामदेव जी भी पाबूजी की भांति पंच पीरों में से एक पीर थे। ये पीरों के पीर भी थे। ये फड़ जैसलमेर और बीकानेर में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ करते हैं। इस फड़ का चित्रण चौथमल नामक जोशी ने किया था। चौथी फड़ देखिए, रामदला एवं कृष्णदला की फड़। रामदला एवं कृष्णदला की फड़। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये हाड़ौती क्षेत्र की लोकप्रिय फड़ है। सबसे पहली बात, कौन सी क्षेत्र की? हाड़ौती क्षेत्र की लोकप्रिय फड़ है। इसका वाचन दिन में बिना किसी वाद्य यंत्र के, ध्यान देना, वाचन दिन में होता है, जबकि सभी फड़ों का वाचन कब होता है? रात में। इसका वाचन दिन में बिना किसी वाद्य यंत्र के भाट जाति के लोग करते हैं।
तो रामदला एवं कृष्णदला की फड़ कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय है। वाचन दिन में, ध्यान रखना, दिन में होता है और किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और कौन सी जाति के लोग करते हैं? भाट जाति के लोग करते हैं। इसका रचयिता धूलजी नामक चितेरा था। सर्वप्रथम रामदला और कृष्णदला की फड़ का चित्रण धूलजी नामक चितेरे ने किया था। रामदला और कृष्णदला की फड़ में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन की मुख्य घटनाओं का चित्रण किया जाता है। समस्त गाथा का न करके जगत के लेखे जोखे का भी चित्रण होता है। तो देखिए, इस फड़ में भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का ही वर्णन होता है, समस्त घटनाओं का नहीं। देखिए, इस फड़ में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का ही वर्णन होता है। समस्त गाथा की वर्णन के स्थान पर ध्यान देना, आया हुआ क्वेश्चन है। समस्त गाथा के वर्णन के स्थान पर जगत के लेखे जोखे का ही वर्णन होता है। तो रामदला और कृष्णदला की फड़ हाड़ौती की लोकप्रिय फड़ है। इसका वाचन दिन में बिना किसी वाद्य यंत्र के भाट जाति के लोग करते हैं। इसका रचयिता धूलजी चितेरा था। इसमें भगवान श्री राम और कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन होता है, अर्थात समस्त गाथा का वर्णन के स्थान पर जगत के लेखे जोखे का वर्णन होता है, जिन चीज़ों की जरूरत होती है। पूरी कथा या गाथा का वर्णन न होकर के जगत के लेखे जोखे का वर्णन होता है, अर्थात भगवान श्री राम और कृष्ण के जीवन की प्रमुख समस्त जीवन का वर्णन न होकर के प्रमुख घटनाओं का ही इस फड़ में वर्णन किया जाता है। अगली फड़ है भैंसासुर की फड़। सर दोस्तों, भैंसासुर की फड़ का कभी वाचन नहीं होता। इस फड़ का कभी वाचन नहीं होता, अर्थात ये कभी नहीं पढ़ी जाती और ये काले रंग में रंगी जाती है। तो भैंसासुर की फड़ का कभी वाचन नहीं होता। फड़ चित्रण में ध्यान से देखना, फड़ चित्रण में देवियों को नीले रंग में, देवताओं को लाल रंग में, साधुओं को सफेद रंग में, राक्षसों को काले रंग में चित्रित किया जाता है। यह देखिए, 1967 ईस्वी में
शाहपुरा के दुर्गालाल जोशी को, ध्यान से देखना, 1967 ईस्वी में शाहपुरा के दुर्गालाल जोशी को अपनी फटचित्रण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। 1993 में शाहपुरा के ही शांतिलाल जोशी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। बात देखिए, भैंसासुर की फट का कभी चित्रण नहीं किया जाता, यह काले रंग में होती है, अशुभ मानी जाती है। फट चित्रण में मुख्य रूप से देवियों को नीले रंग में, देवताओं को लाल रंग में, साधुओं को सफेद रंग में, राक्षसों को काले रंग में चित्रित किया जाता है। 1967 में शाहपुरा के दुर्गालाल जोशी को अपनी फट चित्रण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार 1993 में शांतिलाल जोशी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक लोक कला में एक चीज और देखिए आप, पिछवाई। देखो दोस्तों, पिछवाई भी कपड़े की बनी होती है और पिछवाई में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न मुद्राओं के चित्र होते हैं। और वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर हैं, उन वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में गर्भगृह के पीछे की जो दीवार होती है उसके ऊपर ये पिछवाई लगाई जाती है। देखिए कैसे, ये गर्भगृह है जहां देव मूर्ति होती है, यह मूर्ति होती है, ये सभा कक्ष है और ये मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां हैं, ये सभा कक्ष है। और ये जो है ये प्रदक्षिणा पथ। हम सीढ़ियों से मंदिर में जाते हैं, यहां पुजारी होता है और ये भगवान की जो मूर्ति है हाथ जोड़ते हैं, फिर इधर से हम चक्कर लगाते हैं, ये प्रदक्षिणा पथ होता है। और पिछवाई यहां होती है, ये होती है पिछवाई, यहां लगी होती है और इसमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न मुद्राओं के चित्र होते हैं, ये पिछवाई होती है और इस तरह से आता है। तो पिछवाई कपड़े की बनी होती है और पिछवाई में भगवान श्री नाथ जी, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं, भगवान श्री नाथ जी के विभिन्न मुद्राओं के चित्र होते हैं। और वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं कि मंदिरों में पिछवाई गर्भगृह के पीछे लगाई जाती है। यहां पर ये पिछवाई है, तो पिछवाई भी कपड़े की बनी होती है। ये भगवान श्री नाथ जी के चित्र होते हैं इसमें, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं। और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में जो गर्भगृह होता है, जो मूर्ति का पीछे का भाग होता है, वहाँ ये पिछवाई लगाई जाती है और पिछवाई में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न मुद्राओं के चित्र होते हैं। ये गर्भगृह है, ये पिछवाई है, ये प्रदक्षिणा पथ है, ये सभा कक्ष है जहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा दूसरा टॉपिक भी पूरा हो गया है, हस्तकला वाला टॉपिक पूरा हो गया। और हस्तकला में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, एक क्वेश्चन है, देखिए आप कि
हस्तकलाओं का विपणन कौन करता है? विपणन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाना। तो देखिए हस्तकलाओं का वितरण, आंसर देखिए आप, ये वितरण राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम। तो हस्तकलाओं का विपणन राजसिको हस्तकलाओं का विपणन कौन करता है? राजसिको करता है। राजसिको राजस्थली ब्रांड नाम से करता है। क्वेश्चन था हस्तकलाओं का विपणन कौन करता है? तो राजसिको राजस्थली ब्रांड नाम से ये विपणन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। राजसिको मतलब राजस्थान लघु उद्योग निगम, और राजसिको ही हस्तशिल्प कलाओं को सर्वाधिक संरक्षण देता है। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। तो हस्तकलाओं का विपणन कौन करता है? राजसिको करता है, जिसे राजस्थान लघु उद्योग के निगम से जानते हैं। और राजसिको ये विपणन राजस्थली ब्रांड उपनाम से करता है, और हस्तकलाओं को सर्वाधिक संरक्षण भी राजसिको ही देता है। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। तो दोस्तों विद्यार्थियों, हमारे 2 टॉपिक हस्तकला और लोक कला पूरे हो चुके हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट के साथ, विश्वसनीय कंटेंट के साथ पूरा मैटर उपलब्ध कराया जाए। और जो भी कोई क्वेश्चन इधर उधर से रह गया होगा, तो जो आपको क्वेश्चन सेट जो आएगी, प्रश्नावली आपके सामने आएगी, क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चनों में और डाल दूंगा। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा अगली क्लास, वो होगा राजस्थान के त्योहार।